को पावर्ड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, खाएं रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाएं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एमपी की महाभारत। जी हां, इस उपचुनाव के रण में तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं और अपने अपने तरीके से रणनीति बनाते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। आज सुबह तक लगातार चर्चा हो रही थी बीजेपी के संकल्प पत्र की। दोपहर होते होते सुर्खियां बटोर रहा है अब आरोप पत्र भी। क्या है यह आरोप पत्र के मायने और क्यों अब इसकी चर्चा हो रही है, आज हम इस पर करने जा रहे हैं चर्चा। शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस जारी करेगी आरोप पत्र। कांग्रेस घोटालों की लिस्ट जारी कर सरकार को घेरेगी। कांग्रेस 7 महीने के दौरान हुए घपले घोटालों की लिस्ट जारी कर सरकार को घेरेगी। उपचुनाव के आखिरी दौर में कांग्रेस का एक और बड़ा दाव। कांग्रेस जारी करेगी आरोप पत्र। कांग्रेस घोटालों की लिस्ट जारी कर सरकार को घेरेगी। उपचुनाव के आखिरी दौर में कांग्रेस का यह एक और बड़ा दाव माना जा रहा है। सुबह से ही लगातार बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर चर्चा हो रही थी। संकल्प पत्र की खबर सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी चल दिया एक दाव। कांग्रेस जारी करेगी आरोप पत्र। घोटालों की लिस्ट जारी कर सरकार को घेरने की है कवायद इस आरोप पत्र के जरिए। तो इस उपचुनाव के सियासी घमासान में अब कांग्रेस का नया दाव, और यह दाव है आरोप पत्र के तौर पर। इस आरोप पत्र के माध्यम से कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरेगी और घोटालों की लिस्ट जारी करेगी। अब देखना बेहद अहम होगा इस पर बीजेपी क्या पलटवार करती है, क्योंकि जो भी मुद्दा आता है सामने, फिर चाहे वो बयानों का हो, विवादों का हो, उसको लेकर दोनों के बीच जमकर सियासी घमासान देखने को मिलता है। अब ऐसे में कांग्रेस जो ये बड़ा दाव खेलने जा रही है और आरोप पत्र जारी करने जा रही है, इसके मायने बिल्कुल साफ हैं कि लड़ाई बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस खेमा अपनी तरफ से तैयारी में जुटा हुआ है 28 सीटों के लिए। बीजेपी भी लगातार जुटी हुई है। आज बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने जा रही है और उससे पहले अब यह खबर सामने आ गई कि कांग्रेस आरोप पत्र जारी करेगी। शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस यह आरोप पत्र जारी करेगी। घोटालों की लिस्ट जारी कर सरकार को घेरने की कवायद के तौर पर इसे देखा और समझा जा सकता है। एमपी की महाभारत की ये जंग लगातार दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, अपने आखिरी दौर में है। जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। संदीप, सुबह से ही चर्चा हो रही थी बीजेपी के संकल्प पत्र की, लेकिन दोपहर होते होते अब सुर्खियां बटोर रहा है ये भी मामला, जिस तरह से अब कांग्रेस ने खेलने के लिए बनाया है नया प्लान। कहा है कि हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, जितने घोटालों की लिस्ट है उसको उसमें सामने रखते हुए शिवराज सरकार को घेरेंगे। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस ने अचानक से ये नया प्लान लेकर बीच में आए हैं और उस वक्त में जब चुनाव आखिरी दौर में है और इस दौर में रणनीतियां पहले से तैयार की कर ली जाती है, लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही कल ये देखा कि संकल्प पत्र आ रहा है तो जवाब में आरोप पत्र लाने की तैयारी शुरू कर दी और आज ये आरोप पत्र लेकर आया जा रहा है। इसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर इसको जारी किया जाएगा और इसमें बीजेपी सरकार के दौरान हुए घोटाले और घपलों का आरोप लगाया जाएगा और बीजेपी से सफाई मांगी जाएगी। और जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों, उन्होंने बताया कि 7 महीने में बीजेपी सरकार ने फिर भ्रष्टाचार शुरू कर दिया जो 15 साल की सरकार के दौरान किए थे। इन्हीं भ्रष्टाचारों के आधार पर बीजेपी की सरकार चली गई थी, कांग्रेस की सरकार को जनता ने समर्थन दिया था और अब फिर बीजेपी ने सरकार बनाकर वही सारे काम शुरू कर दिए हैं। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं और आखिरी दौर में अचानक से कोई प्लान बीच में लेकर आया जाता है तो इसका मायने यही है कि डिफेंसिव खेलने के मूड में कांग्रेस नहीं है, बल्कि वो आक्रामक होकर इस चुनावी मैदान में है। और अभी आप सुबह ही देखिएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने एक और ये कहा था कि अभी अब सब काम छोड़ दीजिए, घर बार छोड़ दीजिए और केवल पोलिंग बूथ पर और अपने वोटर्स पर नजर रखिए कि वो लोग उन लोगों तक मैसेज क्लियर हो पाए। तो यानी आखिरी वक्त के लिए बड़ी कसावट ठीक रहे, बीजेपी पर आरोप पर्याप्त लगाए जा सके, कार्यकर्ताओं तक मैसेज क्लियर जा सके, इस बात की रणनीति कांग्रेस में तैयार हो रही है और बन रही है और अलग अलग नेता उसको इम्प्लीमेंट करने में भी तुले हुए हैं। तो ये जो कोशिश है, ये कवायद है, ये बीजेपी
के बराबर में खड़ा करने, उसको उसके जो आरोप है या वो जो खूबियां बताना चाह रही है अपनी सरकार की, उन पर आरोप लगाकर इस सरकार को सोचने पर मजबूर करना है और वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने का एक जरिया इसे माना जा सकता है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर भी जुड़ गए हैं। सैयद जाफर जी, आपका स्वागत है जी MPCG पर। और मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि जो आरोप पत्र आप जारी करने जा रहे हैं, क्या इसकी प्लानिंग पहले से थी या फिर ये सीधे सीधे संकल्प पत्र के जवाब में आपने ये खास रणनीति बनाई है? नहीं, आपको याद होगा 2018 में भी कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के आरोप पत्र जारी किए थे और उस आरोप पत्र कुछ तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किए थे। तो जनता ने स्वीकार किया था और जनता ने उस आरोप पत्र के आधार पर अपने और जनता का जो जन कल्याणी योजनाओं का सही लाभ नहीं मिलने का जो आक्रोश था, उसका लाभ भी कांग्रेस पार्टी को 2018 में मिला था। तो वो जो आरोप पत्र है आज से 1.5 साल पुराना, उस 15 साल के कार्यकाल का आरोप पत्र थे, उसमें कोई बदलाव तो नहीं आ गया, लेकिन उसमें जुड़ाव जरूर हुआ है कि जो 6-7 महीने का ये कार्यकाल कोरोना का कार्यकाल रहा, जिसमें मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार बहुत कुछ करने में कामयाब नहीं हो पाई, जहां तक कि मजदूरों या अन्य चीजें हैं जो इसमें जोड़ा जा रहा है। जी ठीक है सैयद जाफर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। आशीष अग्रवाल जी, स्वागत है आपका भी। आप तो संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही यहां पर कांग्रेस ने दाव खेल दिया है, कहा है कि हम आरोप पत्र सामने रखेंगे। देखिए, ना तो कांग्रेस के दावा पत्र में कोई दम, ना आरोप पत्रों में कोई दम। 15 साल का अगर आरोप पत्र इतना ही महत्वपूर्ण था तो 15 माह में क्लीन चिट क्यों दे दी? व्यापम को दे दी, नर्मदा घोटाले को क्लीन चिट दे दी, किसी में कुछ नहीं कर पाए। तो कांग्रेस तो क्या है कि फटे हुए बांस हैं। ये लोग जब आवाज भी निकालते हैं ना तो दूर तक नहीं जाती है। जनता समझ चुकी है कि जिन्होंने 15 माह में अत्याचार, कुशासन, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी की हो, वो क्या कर पाएंगे। ये जो वचन पत्र लेके आए हैं, वो पहले के वचन पत्र जो एक झूठ पत्र था उसी का एक पुलिंदा है, उसके आगे बढ़ाए हैं। और उसमें जो इस देश का सबसे बड़ा झूठा है उसका फोटो भी इन्होंने नहीं रखा है। दूसरी बात देखिए, कांग्रेसी अपनी हार स्वीकार चुके हैं। जितने भी स्टार प्रचारक थे उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखता है, कमलनाथ। बाद बाकी राहुल गांधी नहीं आना, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी नहीं आना, इस बात का स्पष्ट संदेशा है कि कांग्रेस ने स्वीकार लिया है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरे 28 के 28 उपचुनावों को हार चुकी है। तो कांग्रेस अब मन बहलाने की राजनीति कर रही है। मेरे नेता जो कहते हैं कि 4 तारीख को चार्टर आएगा और कांग्रेसी गायब हो जाएंगे, कमलनाथ उसमें गायब हो जाएंगे, ये सच्चाई। ठीक है सैयद जाफर जी, यहाँ पर बीजेपी का आरोप आप पर यह है कि आप मन बहलाने के लिए ये आरोप पत्र लेकर आ रहे हैं। सब कुछ तो हार चुके हैं, कोई भी स्टार प्रचारक दिग्गज रैली तो कर नहीं रहा है मध्य प्रदेश में। 3-4 सवाल इन्होंने खड़े किए हैं, मैं एक एक करके जितना समय देके उसका जवाब दे पाऊंगा। पहली चीज तो ये कि जो आरोप पत्र की बात कर रहे हैं, मैं फिर दोहराता हूँ कि आरोप पत्र कोई हमने अभी नए रूप में लेके नहीं आया। आरोप पत्र 2018 में जो चीजें हुई थी उसको लेके आए थे, जनता ने स्वीकार किया। एक दूसरी चीज जो व्यापम घोटाले की बात कर रहे हैं, तो मैं आज इस चीज का ज्ञान थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ कि व्यापम घोटाले की जांच मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर रही है, व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। अब सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, कितना किसको क्लीन चिट दे दिया, ये सीबीआई से सवाल करें। हाँ, इस बात को मैं जरूर आशीष भाई की स्वीकार करता हूँ कि चाहे हम सिंगल घोटाले की बात करें, चाहे हम वृक्षारोपण के घोटाले की बात करें, या हम ई टेंडर घोटाले की बात। सैयद जाफर जी, लेकिन एक सवाल तो बनता है यहाँ पर, आखिरी दौर में ही आपको आरोप पत्र कैसे याद आया? अगर आप कह रहे हैं कि 2018 में अहम भूमिका रही थी इस आरोप पत्र की, हमने तो पहले भी रणनीति अपनाई थी, पहले भी काफी कुछ हमने इस तरह की रणनीति बनाते हुए आरोप पत्र जारी किया था, देरी क्यों इतने फिर? मैं आपको वही कह रहा हूं कि जो पिछले सरकार के घोटाले थे उसमें जरूर मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की ये नाकामा भी रही है और इसमें प्रशासनिक जो लाचारी रही इसको सरकार नहीं हैंडल कर पाए। कायदे से इन 15 महीनों में जरूर जिन लोगों ने इसमें घोटाला किया था वो जेलों के सलाखों के पीछे होना चाहिए था। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल गलत नहीं है। रही बात इसके अलावा भी है, इससे जुड़े हुए तथ्यों पर जरूर कांग्रेस पार्टी को लाभ मिला था, जनता ने स्वीकार किया था। और ये आरोप कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाए थे, ये आरोप जनता के बीच से निकल कर आए थे और वो आज भी जिंदा है, वो आज भी तैयार है। जहां तक रही वचन पत्र की बात, उन्होंने सवाल खड़ा किया तो वचन पत्र में हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, ये हमें जवाब देने की जरूरत थी। इसका जवाब इनके कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा के पटल पे रखे। ठीक है सर, जी जी। हमने उसी वचन पत्र के आधार पर बिजली का बिल कम किया, 1 करोड़ लोगों को लाभ मिला।
हमने किसानों के 28 लाख किसानों को बिजली के बिल कम करके दिए, हमने शादी में 51,000 रुपए दिए। तो ठीक है, पत्र हमने दिया, ठीक है। वचन पत्र, संकल्प पत्र, आरोप पत्र। आशीष जी और सैयद जी, आपसे एक एक सवाल पूछेंगे मेरे सहयोगी संदीप भमरकर। संदीप, पहले आशीष जी से सवाल पूछिए जरा। आशीष जी, आरोप पत्र आ रहा है तो उसकी आपको जवाब देने में परेशानी क्या है? अगर वो आरोप पत्र लेकर आ रहे हैं, राजनीतिक दल भी आते हैं, और एक आरोप पत्र तो आप भी लेने की तैयारी में थे जब कांग्रेस सरकार थी। एक राजनीतिक एक तरीका होता है अपनी बात को रखने का, सरकार की कमियां गिनाने का, इससे परहेज क्यों आखिर? देखिए, परहेज नहीं है, ये लोकतंत्र है, परंतु सिर्फ जनता में सनसनी फैलाने के लिए आरोप लगाएंगे तो ये ठीक नहीं है ना संदीप जी। पहले जब आरोप पत्र आया तो उसके बाद 15 माह में कांग्रेस ने कौन से किले गाड़ लिए, और कांग्रेस ही स्वयं स्वीकार रहे हैं, सैयद जाफर स्वयं स्वीकार रहे हैं 15 माह में हमने कुछ नहीं किया। यानी कि कांग्रेस के जो आरोप होते हैं वो यथार्थ से विपरीत सनसनी फैलाने के लिए, जनता में भ्रम फैलाने के लिए राजनीतिक रूप से लगाए जाते हैं। अगर ऐसा है तो ये सिरे से गलत है। दूसरी बात, वचन पत्र की बड़ी बात कर रहे थे सैयद जाफर, बताएं कौन सा एक ऐसा बेरोजगार है जिसको उन्होंने 4,000 रुपए भत्ता दिया? 15 माह इनकी सरकार रही, 60,000 रुपए लगभग बेरोजगारी भत्ता बनता है। 4 × 15 करेंगे तो एक ऐसा युवक निकाल के दिखा दें जिसको उन्होंने बेरोजगार। ठीक है, अब आरोप पत्र सामने आने दीजिए, देखते हैं बीजेपी का क्या पलटवार सामने आता है। आशीष अग्रवाल जी, सैयद जाफर जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और संदीप आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव प्रचार की धार तेज होती जा रही है। सुमावली विधानसभा सीट से एदल सिंह कंसाना बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। मैदान फतेह करने के लिए रैली के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन पर भी जोर है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। प्रचार के लिए प्रत्याशियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। उपचुनाव में सुमावली सीट पर भी जोर शोर से प्रचार चल रहा है। बीजेपी की टिकट पर एदल सिंह कंसाना चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अपनी जीत तय करने के लिए एदल सिंह कंसाना अपने समर्थकों के साथ प्रचार में जुटे हैं और दिन रात एक किए हुए हैं। प्रचार के दौरान उन्हें क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। लोग एदल सिंह का फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। एदल सिंह कंसाना एक दिन में कई गांव में डोर टू डोर जाकर जनता से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। एदल सिंह को मिल रहे जनता के साथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके जनसंपर्क अभियान में भी लोगों की काफी भीड़ जुट रही है। जनसंपर्क के दौरान कंसाना भी लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का।
मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ये चुनाव विधायकों के निधन होने पर नहीं हो रहा, बल्कि कुछ विधायकों के जमीर मरने पर हो रहा है। जनता इसका जवाब देगी। प्रमोद कृष्णम ने पूर्व सीएम उमा भारती को लेकर भी बयान दिया और कहा कि अभी तो उमा जी को देवी आशीर्वाद की जरूरत है। देखिए, उपचुनाव होता है जब कोई विधायक मर जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है ये विधायकों के मरने पे नहीं हो रहा, विधायकों के ज़मीर के मरने पे हो रहा है। कुछ विधायकों का ज़मीर मर गया है, कुछ विधायकों की अंतरात्मा मर गई, उन्होंने अपने आप को बेच दिया, जिसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता 3 तारीख को देगी। उमा भारती ने कल ये कहा है कि बीजेपी पे देवीय आशीर्वाद है और कांग्रेस पे देवीय प्रकोप है। अभी तो उमा जी को देवी के आशीर्वाद की जरूरत है। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में बदजुबानी का सिलसिला जारी है। इस बार कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विवादित बयान दिया। प्रमोद कृष्णम ने सीएम शिवराज को अपशब्द कहे। प्रमोद कृष्णम ने जौरा सीट के कैलारस में आयोजित जनसभा के दौरान यह विवादित बयान दिया। प्रमोद कृष्णम ने ऐतिहासिक पात्रों का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह पर विवादित टिप्पणी की। में पहला मामा हुआ मारीच, जिसने सीता माता के हरण के लिए प्रपंच रचा था। त्रेता युग में हुआ मारीच, द्वापर के प्रारंभ में हुआ कंस मामा, जिसने अपनी सगी बहन देवकी के तमाम बच्चों का वध इसलिए किया कि उसकी कुर्सी सलामत रहे। तीसरा मामा हुआ महाभारत के दौर में शकुनी, जिसने छल और प्रपंच से पांडवों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन आज जौरा की पवित्र भूमि को नमन करते हुए, पवित्र मंच को प्रणाम करते हुए, चंबल की माटी को माथे में लगाते हुए यह ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इन तीनों प्रपंची मामाओं को मिला दिया जाए तो एक मामा बनता है शिवराज। इन तीनों का घोटाला, इन तीनों का एक जगह निचोड़ दिया जाए तो ये आदमी बनता है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के विवादित बयान पर बीजेपी ने माफी की मांग की। बीजेपी ने कहा प्रमोद कृष्णम ने जिस प्रकार की शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल किया वो कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की जिम्मेदारी है। वही बचाव में उतरी कांग्रेस ने कहा प्रमोद कृष्णम एक धार्मिक व्यक्ति हैं और उन्होंने जो कहा वो उसी आधार पर कहा है। प्रमोद कृष्णन ने जो अभद्र भाषा, गंदी भाषा, विकृत सोच से उपजी भाषा का इस्तेमाल भाषण में किया है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में और प्रदेश के लाखों भांजे भांजियों का अपमान किया है, वो बताएं क्या ऐसी भाषा की निंदा वो करते हैं? स्वयं भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उनको बैन लगाएंगे कि वो मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की सभा ना करें? कांग्रेस बताए। प्रमोद कृष्णम जी धार्मिक व्यक्ति हैं। अब वो जिस तरह की बात करेंगे वो धर्म आधारित उदाहरणों पर ही बात करेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अधर्म अनीति के रास्ते पर चलकर सरकार बनाई है। अब ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णन जी किस तरह के उदाहरण दे सकते हैं, वही उन्होंने रखे हैं। इसलिए भाजपा के नेताओं को इस तरह से बौखलाना नहीं चाहिए। प्रदेश की जनता भी समझ रही है कि भाजपा ने किस तरह का महापाप करके लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई है। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का।